वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इकरा आबासी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्लीप डिसऑर्डर्स को। स्लीप डिसऑर्डर्स क्या होते हैं या नींद की बीमारियां क्या होती हैं और वो कितनी तरह की होती हैं और उनकी वजूहात क्या हैं, क्यों होती हैं और फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी तरह के स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं। तो जो सबसे मोस्ट कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है वो है इंसोम्निया। इंसोम्निया में बेसिकली क्या होता है कि एक इंडिविजुअल को सोने में मुश्किल होती है, या तो उसे नींद नहीं आती, ठीक है, या फिर अगर नींद आ जाती है तो वो ज़्यादा देर तक नहीं सो सकता और जल्दी उठ जाता है, ठीक है। इंसोम्निया दो तरह का होता है, एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट इंसोम्निया जो है वो शॉर्ट टर्म होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, और जो क्रॉनिक होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, काफ़ी लंबे अरसे तक के लिए। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप कह सकते हैं कि क्रॉनिक इंसोम्निया है आपको। फिर उसके बाद स्लीप एपनिया दूसरी टाइप है। स्लीप एपनिया में बेसिकली क्या होता है, एक सीरियस कंडीशन है जिसमें आपका जो सांस लेने का अमल है या ब्रीथिंग है वो जो है वो बार बार रुक जाती है सोने के दौरान। ये नहीं कि जब आप सो रहे हैं तो आपका सांस रुक जाना और बार बार ऐसा होना, ये इसको हम कह सकते हैं कि स्लीप एपनिया है। जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की। वो क्यों होती है, वो ब्लॉकेज हो जाती है जब आपके एयरवे में, यानी जहाँ से आप सांस लेते हैं उसमें जो ब्लॉकेज हो जाती है उसकी वजह से ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी की अगर हम बात करें तो ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि इफ़ेक्ट करता है आपकी स्लीप को, आपके सोने के अमल को, आपके जागने के अमल को, ठीक है। और जिन लोगों को भी नार्कोलेप्सी होती है वो क्या करते हैं कि वो एक्सपीरियंस करते हैं एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, यानी दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा सो जाना या फिर अचानक से जो है वो स्लीप का अटैक आ जाना, ठीक है। किसी भी टाइम पे स्लीप अटैक आ सकता है ऐसे इंडिविजुअल को जिनको नार्कोलेप्सी होती है और बहुत ज़्यादा दिन के टाइम में ये लोग सोते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है वो है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक इंडिविजुअल के अंदर एक अनकंट्रोलेबल अर्ज होती है टू मूव हिज और हर लेग्स, ठीक है। ये होता क्यों है, क्योंकि उसको अनकंफर्टेबल सेंसेशन होती है, वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है जिसके अंदर इसकी वजह से उसके अंदर ये सेंसेशन आती है। और ये बेसिकली किस टाइम पे होती है, ज़्यादातर इवनिंग में होती है या फिर रात के वक्त में जब एक बंदा बैठा हो या फिर लेटा हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है वो है पैरासोमनियास। पैरासोमनियास जो है वो इसमें नॉर्मल बिहेवियर आते हैं, जैसे कि स्लीप वॉकिंग है, यानी सोते हुए चलना या सोते हुए बातें करना, या फिर ख्वाब देखना बहुत ड्राने से, या फिर आरईएम रैंडम आई मूवमेंट स्लीप बिहेवियर, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि आप अब बहुत ज़्यादा आपको ड्रीम्स आ रहे होते हैं और आपकी आई मूवमेंट होती है। बेसिकली कहा जाता है कि आरईएम में आपका ब्रेन उतना ही एक्टिव होता है जितना कि जब आप जाग रहे होते हैं उस वक्त में एक्टिव होते हैं। ये तो थी कुछ टाइप्स। अब हम देखते हैं कि सिम्टम्स, कॉजेज़ क्या होते हैं स्लीप डिसऑर्डर के, ठीक है। अब डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं स्लीप डिसऑर्डर के। सबसे पहले हमारे पास आती है मेडिकल कंडीशन, कि कोई भी क्रॉनिक इलनेस है, जैसे अगर एक इंडिविजुअल को हार्ट डिजीज़ है या डायबिटीज़ है या अस्थमा है तो ये भी स्लीप प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। फिर अगर कोई बंदा शदीद किस्म के पेन में है, उसको दर्द है या वो डिस्कम्फर्ट है, वो अर्थराइटिस की वजह से है या किसी भी और बीमारी की वजह से है, तो वो उसकी स्लीप में इंटरफेयर कर सकता है। फिर उसके बाद मेंटल हेल्थ इश्यूज़, ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल को जब एंजाइटी है या डिप्रेशन है या कोई भी मेंटल हेल्थ कंडीशन है तो वो उसकी स्लीप को डिस्टर्ब कर सकती है। फिर अगर किसी इंडिविजुअल की लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स आते हैं, जैसे किसी ने कोई ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया या उसको पीटीएसडी है, तो वो भी जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। फिर अगर हम लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स की बात करें तो पुअर स्लीप हाइजीन, जैसा कि इरेगुलर स्लीप शेड्यूल्स होना, कोई टाइम नहीं है सोने का, कोई टाइम नहीं है जागने का, जब दिल कर रहा है सो रहे हैं, जब दिल कर रहा है जाग रहे हैं, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे, कभी 6 बजे। ये चीज़ भी जो है वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है। फिर एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, यानी आप बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करना या कोई भी लैपटॉप या किसी भी चीज़ स्क्रीन टाइम जो होता है ना आपका, वो बिफोर बेड यानी सोने से पहले वो बहुत ज़्यादा होना, वो चीज़ भी डिस्टर्ब करती है आपकी। फिर एक और चीज़ है कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी अगर कम है तो वो चीज़ भी आपकी नींद को अफेक्ट करेगी और स्लीप डिसऑर्डर को लीड कर सकती है। फिर आपकी जो डाइट है या आपका सब्सटेंस अब्यूज़ है वो भी आपको जो है वो इम्पैक्ट करता है। जैसे अगर कोई कैफ़ीन का यूज़ कर रहा है या कोई अल्कोहल यूज़ कर रहा है तो वो भी एक रोल प्ले कर सकता है स्लीप डिसऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक्स हैं कि कुछ स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे नार्कोलेप्सी है तो उसमें कहा जाता है कि जेनेटिक कंपोनेंट होता है कि वो रन कर सकता है फैमिली के अंदर, ठीक है। तो जीन्स भी कहीं ना कहीं रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये तो थे इसके कुछ कॉजेज़। उसके बाद हम देखते हैं कि
सिम्पटम्स क्या हैं? तो सबसे पहला सिम्पटम ये है कि अगर तो नींद नहीं आती या ज़्यादा देर सोए नहीं रह सकते, ठीक है? उसके बाद एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, कि दिन को फिर बहुत ज़्यादा नींद का आना, और अनयूजुअल ब्रीथिंग पैटर्न, साँस लेने में दुश्वारी आना, फिर अनकंट्रोलेबल मूवमेंट सोने के दौरान में, जो आप ऐसी मूवमेंट जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या फिर इर्रेगुलर स्लीप वेक साइकिल है, कोई एक टाइम नहीं है सोने का या जागने का। फिर ऑब्वियसली जब इतने सारे सिम्पटम्स हैं, नींद बिल्कुल डिस्टर्ब हुई हुई है, तो एक इंडिविजुअल जो है वो इरिटेट हो जाता है, उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, थकावट होती है दिन के वक्त में, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाता, और जब ये सब कुछ होता है तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इम्पेयर्ड हो जाती है। वो ना तो, अगर वो स्टूडेंट है तो वो स्कूल में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और अगर कोई प्रोफेशन किसी का है, कोई प्रोफेशनल इंसान है, तो फिर वो उसका जो वर्क है वो उसमें इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है? वर्क प्लेस पे जो भी उसका बिहेवियर है वो बिल्कुल इफ़ेक्ट होगा, ठीक है? उसके बाद अगर हम देखें कि डायग्नोसिस हम इसका कैसे कर सकते हैं, तो डिफरेंट वेज़ हैं। एक तो स्लीप डायरीज़ का कहा जाता है कि अगर आप रिकॉर्ड रखें अपने स्लीप पैटर्न्स का, अपनी हैबिट्स का, या अपने सिम्पटम्स का, कोई भी सिम्पटम, तो वो आइडेंटिफ़ाई करने में जो है वो हेल्पफुल साबित हो सकते हैं स्लीप डिसऑर्डर को। फिर आप जो है वो, एक और चीज़ है पॉलीसोम्नोग्राफी। इसमें क्या होता है कि ओवरनाइट स्लीप स्टडी होती है, जो कि मॉनिटर करते हैं आपके बॉडी के फंक्शन को जब आप सो रहे होते हैं। जैसे आपकी ब्रेन वेव्स हैं, या आपकी आई मूवमेंट है, आपके ब्रीथिंग पैटर्न्स हैं, आपका हार्ट रेट है, इन सब चीज़ों को जो है वो मॉनिटर किया जाता है जब आप सो रहे होते हैं। फिर उसके बाद होम स्लीप टेस्ट हैं, ये भी जो है वो सिंपल से टेस्ट होते हैं, जो कि घर पे हो सकते हैं, और जो है वो कैसी, जैसे स्लीप एपनिया जैसी कंडीशन जो हैं उनको डायग्नोज करने के लिए ये यूज़ होते हैं। फिर कंसल्टेशन, ऑब्वियसली जब आप स्लीप स्पेशलिस्ट या डॉक्टर को के साथ डिस्कस करते हैं अपने सिम्टम्स को, और मेडिकल हिस्ट्री उनको बताते हैं, तो वो भी आपको जो है वो रेकमेंड कर सकते हैं फर्दर टेस्टिंग, या फिर आपको रेफ़र कर सकते हैं स्पेशलिस्ट की तरफ, ठीक है? उसके बाद ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, तो हमारे पास क्या ट्रीटमेंट्स आते हैं। सबसे पहले लाइफ़स्टाइल चेंज, आप जो है वो अपनी स्लीप हाइजीन को इम्प्रूव करें, रेगुलर स्लीप को मेंटेन करके। आप रेस्टफुल स्लीप एनवायरनमेंट, मतलब सोने से पहले आपका जो एनवायरनमेंट है सराउंडिंग में, वो बिल्कुल रेस्टफुल होना चाहिए। आप जो है वो कैफ़ीन वगैरह लेते हैं, जिसका जितना भी ज़्यादा इनटेक है उसको कम कर दें, लिमिट कर दें, और जो स्क्रीन टाइम है, या आप इलेक्ट्रॉनिक यूज़ कर रहे हैं बिफोर बेड, उसको भी कम कर दें, ठीक है? अ, उसके बाद अगर हम बात करें सीबीटी की, तो सीबीटी फॉर इंसोम्निया, ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जो कि हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में और रिप्लेस करने में उन थॉट्स को और बिहेवियर्स को जो कि आपकी स्लीप प्रॉब्लम्स कॉज कर रहे होते हैं। उसके बाद मेडिकेशन की अगर हम बात करें, तो डिपेंडिंग ऑन द डिसऑर्डर कि आपको कौन सा डिसऑर्डर है, तो आपको मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे सेडेटिव्स हैं या स्टिमुलेंट्स हैं, और स्पेसिफिक ड्रग्स कंडीशंस, मतलब लाइक आरएलएस, वो जो है वो प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं। फिर मेडिकल डिवाइसेस फॉर स्लीप एपनिया कहा जाता है कि कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर है, जो मशीन्स हैं सीपीएपी मशीन्स, वो जो है वो हेल्प करती हैं एक इंडिविजुअल के एयरवे को, मतलब जैसे मैंने कहा था कि उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनका एयरवे ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसको जो है वो सही रखने के लिए, उसको ओपन रखने के लिए ड्यूरिंग स्लीप, ये जो है वो सीपीएपी मशीन जो है वो यूज़ की जाती है, ठीक है? उसके बाद अल्टरनेटिव थेरेपीज़ के, जैसे रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज़ हैं, या फिर हर्बल रेमेडीज़ हैं, ये भी कहीं न कहीं किसी हद तक बेनिफिशियल हो सकती हैं एक इंडिविजुअल को उसकी स्लीप इम्प्रूव करने में। सो ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।